अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नातिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, सियासत इसी का नाम है कि एक भाई कुछ कहे, दूसरा भाई कुछ कहे, बाप कुछ कहे तो बेटा कुछ कहे, और जो है वो बाप कुछ कहे और बेटा कुछ कहे। ये सियासत हमने अभी देखी है और अब हम देख रहे हैं 2 दिन से, बल्कि 2 दिन से क्या, पिछले कई अरसे से, जब से सीसीआई की मीटिंग हुई और निगरान हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी ने एक शोर डाला हुआ था। बावजूद इसके कि सीसीआई के इजलास में गए, वहाँ पे साइन किया, वहाँ से वापस आए, खामोशी तारी थी। सबको पता था कि अगर मरदमशुमारी को नई सेंसस को नोटिफाई करेंगे तो फिर इलेक्शन डिले होंगे, मगर एक सन्नाटा था और उस सन्नाटा टूटा जब एक सीसी की मीटिंग भी हुई और उसमें एक बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उससे पहले भी प्रोग्राम्स में कह रहे थे कि जी हमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन चाहिए, जो कि बज़ाहिर ऐसा लगता था और उनको भी पता था कि ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर कहा कि नून लीग ने यकीन दहानी कराई थी, नून लीग ने भी कहा जी हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। बहरहाल मामला ये चलता रहा और यहाँ तक कि कल जब बिलावल भुट्टो जरदारी इस हवाले से बात कर रहे थे तो उन्होंने कुछ जो कठपुतलियां को जिस तरह से जो चलाते हैं उनको भी एक मैसेज दिया और एक दफ़ा फिर ये कहा कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। लेकिन आज जिस सियासत की मैं बात कर रही हूँ कि कभी एक भाई कुछ कहता है, दूसरा भाई कुछ, बाप कुछ और बेटा कुछ, आसिफ अली जरदारी साहब का एक बड़ा अहम स्टेटमेंट सामने आ गया और उन्होंने बड़ी निगरान हुकूमत से तवक्कुआत भी वाबस्ता कर ली। और वो ही पीपल्स पार्टी थी कि कोई आईनी बार नहीं है इलेक्शन कमीशन पे कि जो डिलिमिटेशन है वो भी जरूर करे। अब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि ये आइन की जरूरत है और आइन के मुताबिक डिलिमिटेशंस भी हों। लेकिन उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक और स्टेटमेंट आ गया। मैं थोड़ा सा इसको 1 बाय 1 आपके सामने शेयर करती हूँ। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया, वो क्या कह रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा छोटा सा क्लिप है, सुनते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी स्ट्रेन भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कठपुतलियों का तमाशा करने वालों या कठपुतलियों के वालों के खिलाफ एक बता रहे हैं कि अगर पीटीआई को भी अब पाकिस्तान की आवाम ने चुन लिया तो फिर उनको भी कबूल किया जाना चाहिए। अब आसिफ अली जरदारी साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है और एक ट्वीट की शक्ल में आता है जिसमें वो कहते हैं कि मुल्क इस सब माशी बहरान से गुजर रहा है, हम सबको सियासत के बजाय मईशत की फिक्र करनी चाहिए, मुल्क है तो हम सब है। फिर उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करे, मंसूबा मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाला जाए, इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तमाम अरकान पर एतमाद है, मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। अच्छा, ये एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन थी क्योंकि ये बिल्कुल टोटली उस लाइन से हटकर है जो CEC में फैसले हुए और उसके बाद गाए बगाए तमाम पीपल्स पार्टी की शख्सियात मीडिया पर आके ये बात करती रही। जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये सवाल पूछा गया कि जी आसिफ अली जरदारी साहब ने ये बात की है तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी देखते हैं। जहाँ तक सदर जरदारी का इस बयान है, आप सदर जरदारी का से पूछे कि इस बयान का मतलब क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CC मीटिंग हुआ था जिस पे मैंने और सदर जरदारी साहब ने उसका सदारत की। हमने ये 2 राय पे गौर किया। एक तरफ जो 90 दिन का सिलसिला है, जो आइन में जो लिखा गया है, उस मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन सब ने हमें बताया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं, जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। ये मामला चल क्या रहा है, क्या वाकई बाप बेटे में इख्तिलाफात हो गए हैं या फिर वो गुड कॉप और बैड कॉप वाली कहानी है। हमें ज्वाइन किया आरिफ हमीद भट्टी साहब ने, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट, और उसके साथ साथ हसन अयूब खान साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एयरवाई न्यूज़ से वाबस्ता हैं। दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। आरिफ हमीद भट्टी साहब, यही सवाल जो अभी इंट्रो में बात कर रही थी यही दोहराए देती हूँ, क्या हुआ है, ये बाप बेटे में इख्तिलाफात हैं या ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब वाली कहानी जो है उस पर वो उसका एक अक्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़वा कड़वा हा हा, कड़वा कड़वा थू थू, मीठा हा हा, काबे किस मुंह से जाओगे शर्म अगर तुमको नहीं आती। डू यू थिंक कि ये आसिफ अली जरदारी साहब ने जो स्पेशल चार्टर्ड प्लेन पे आए, 3 दिन पहले बात किससे हुई? कल ARY पे खबर चली कि मुराद अली शाह और दीगर उनके करीबी साथियों के नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए हैं। उसके बाद पिछले 4 दिन से राब्ते हो रहे थे। देखिए, आज बिलावल भुट्टो ने जो गुफ्तगू की, मेरा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर से बहुत ज़्यादा एहतराम, मुझे बहुत अच्छा लगा।
आज मुझे भट्टो का नवासा और बेनज़ीर के साहबजादे लगे, कल इस फैसले पे कायम रहते नहीं, ये गुड बाप है। आसफ अली जरदारी का अभी तक हाथ पकड़ के चलते हैं। जो रह गई खून लीग, वो माफ़ी चाहता हूँ, नून लीग मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। उनकी क्या यार, ज़ियाउल हक की डिक्शनरी में मैं बता दूँ, कुछ मेरे पास तस्वीरें हैं उनकी पड़ी हुई। उनकी जुर्रत है कि एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाए? जो खुद वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसफ ये कहें कि हमें अदालतों ने नहीं, हुकूमत ने नहीं, बाजवा साहब ने बाहर भेजा था। तो ये इलेक्शन पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों को पता है 90 दिन में नहीं होने, और इनको बताया गया है। और आप निगरान किसी से भी पूछ ले, आप मुझसे ज़्यादा साहिब इल्म है, मैं तो अभी सीख रहा हूँ सहाफ़त की ABC। वो कहते हैं हमें तो साल 2 साल के लिए लाया गया, हम बेवकूफ़ हैं कि 90 दिन के लिए आए। 90 दिन में तो हमारी अंगड़ाइयाँ भी पूरी नहीं हुई, तो फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, वीज़ा पॉलिसी बना रहे हैं। ओ भाई इलेक्शन कराओ और घर जाओ, अवाम का वोट आने दो, चाहे जो मर्जी जमात आए, मुस्लिम लीग नून आए, पीपल्स पार्टी आए, तरीके इंसाफ आए, जमात इस्लामी आए, छोड़ दो भाई लोगों का हक छीनना। 76 साल से इस मुल्क में वोटों पे डाका पड़ रहा है। एक साफ इलेक्शन भी करा के देख ले, अल्लाह जिसको इज्जत दे। तो ये ड्रामा है। अच्छा, ये जो बिलावल, लेकिन ये क्या इख्तिलाफात हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अगर मैं घर के फैसलों पर तो पाबंद हूँ जरदारी साहब की सुनने की, लेकिन जब मामला पार्टी का हो तो फिर सीसी के फैसले होते हैं, और ये जाके आप जरदारी साहब से पूछें। ये इसमें सीरियसनेस है या आपको लगता है कि बस ये भी ड्रामा है? नहीं, उसकी वजह बता देता हूँ ना। जब 9 अगस्त को गालबन तहलील हुई असम्बली, उससे लंदन राब्ता किया गया गालबन 6 तारीख को। पाकिस्तान का टाइम 6 था और उधर 2 थे। मुस्लिम लीग को मुकम्मल एनआरओ मिल गया कि उनकी किसी करप्शन पे हाथ नहीं डाला जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग हो, कमीशन हो, ABCD कुछ भी हो। और पीपल्स पार्टी पे थोड़ा से उसी आला सतही मीटिंग में 2-4 लोग थे कि पीपल्स पार्टी को सुकरू कर लें, आगे ही 1 साइडेड एहतसाब चल रहा है। आसफ अली जरदारी साहब को मंजूर काका पकड़ा गया, कादर काका, उसने कुछ इंकशाफत किए, उस पर इन पर भी हाथ डालने की बातें हो रही थी। तो जरदारी साहब ने तुर्क का पता चल दिया। अगर इन्हें भी नून लीग की तरह देखे ना, पूरे पाकिस्तान में 76 साल हो गए, 15 साल मुसलसल जमहूरियत के हैं, तो एक ही जमात के लोग अंदर हैं। कौन सा एहतसाब, किस मुल्क में एहतसाब, किसका एहतसाब? एहतसाब और इंतकाम, अदल और अदावत में जब फ़र्क मिटा दिया जाए तो फिर यही कुछ होता है, ड्रामेबाजी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हसन अयूब साहब, इसी पे आपकी ज़रूर राय जानूंगी। ये जो इख्तिलाफात की जो एक इम्प्रेशन डेवलप हो रहा है, इसमें किस हद तक सदाकत हो सकती है और है भी कि नहीं है? बहुत शुक्रिया नादिया। देखिए जी, इख्तिलाफ राय जो है वो जमहूरियत का हुसन है, और अगर वालिद और बेटे दोनों सियासत के अंदर मौजूद हैं, अगर प्रेसिडेंट जरदारी की किसी बात से बिलावल इख्तिलाफ करते हैं तो ये जमहूरियत है, और अगर बिलावल की किसी बात से प्रेसिडेंट जरदारी इख्तिलाफ करते हैं तो ये भी जमहूरियत का हुसन है। तो बात यह है कि बात तो बिलावल की ज़्यादा ठोस है कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उसने फैसला किया वही तमाम के लिए ऊपर बाइंडिंग है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो गो के जो उसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, लेकिन इस पर जो गिरफ्त है वो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी की है। तो बिलावल चाहे ना चाहें, लोगों ने वही करना है जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी चाहेंगे, और उनके जितने MNAs हैं, जितने MPs हैं, वो तमाम के तमाम प्रेसिडेंट जरदारी की तरफ देख रहे हैं और उन्हीं ही की तरफ देखेंगे। देखिए, प्रेसिडेंट जरदारी जो है, उसका मतलब है कि जो CC में फैसले हुए उनके पास नहीं, हसन अयूब साहब, जो CC में फैसले हुए वो भी रद्दी की टोकरी में। जी सॉरी, मैं आपकी बात दोबारा बोलिए। मैंने कहा जो CC में फैसले हुए पीपल्स पार्टी की, वो रद्दी की टोकरी में। अभी आवाज आ रही है आपको? जी, अमली तौर पर, जी बिल्कुल, अमली तौर के ऊपर तो रद्दी की टोकरी में ही जाते हैं। देखिए, जो PTI की भी जो आप कहते हैं कि उनकी कोर कमेटी है, वो कोर कमेटी के फैसले क्या होते थे? फैसले वही होते थे जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का फैसला होता है। अभी तो PTI को छोड़ देना सर, मैं PP की बात कर रही हूं। सवाए जमात इस्लामी के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में हकीकी जमहूरियत नहीं है। अच्छा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो उतनी मुनज़्ज़म नहीं है। पहले किस जमाने में जो है वो MQM थी, राब्ता कमेटी की बड़ी अहमियत थी, लेकिन अब वो भी राब्ता कमेटी खत्म हो गई है। अब सिर्फ एक जमात इस्लामी जमात रह गई है पूरे मुल्क में। अच्छा, जो मैं मेन बात कर रहा था कि अब आप देखें कि हाँ, जी ठीक है,
चले आप ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें। नहीं, आप बात कर लें, आप बात कंप्लीट कर लें। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि आप देखें कि प्रेसिडेंट जरदारी जो है, फॉर्मर प्रेसिडेंट जरदारी जो है, वो पूरी अपनी जमात को साथ लेके चलती हैं। पंजाब के लोगों को उन्होंने साथ रखा हुआ है। यानी जब कमर जमान कारा साहब को उन्होंने अभी एडवाइजर बनवाया था, इसी तरह आप देख लें कि फैसल करीम कुंडी साहब को, पलवेशा खान को पंजाब से सेंटर बनवाया। इससे पहले मुस्तफा नवाज खोखर साहब को उन्होंने पंजाब से जो है वो पंजाब से लेकर इस्लामाबाद से लेकर सिंध गए और वहां पर सेंटर बनवाया। तो ये वो तमाम लोगों को लेकर चलती है, लोगों उनका इशारा देखते हैं। जो फैसला फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का होगा, पीपल्स पार्टी का फैसला वही है। जी ठीक है, मतलब बिलावल साहब जो हैं वो ज्यादा खुश ना हो, उनको कोई नहीं सुनने वाला, उनकी कहीं नहीं चलने वो इलेक्शन कैंपेन में गए हुए हैं, वो अपने लोगों को खुश कर रहे हैं ना, वो आवाम को खुश कर रहे हैं, अपने वोटर को खुश कर रहे हैं। तो वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। ओके, अब समझ आई आपकी बात, वो आवाम को खुश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो नैरेटिव है वो ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो जरा दो चीज़ों पे बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करनी है। एक तो आसिफ अली जरदारी साहब, बल्कि सॉरी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, जिनकी आईनी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है, उनके आगे क्या इरादे हैं, इलेक्शन की डेट देंगे नहीं देंगे, नवाज शरीफ साहब की वापसी होगी नहीं होगी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट इशू पे मुझे बात करनी है आरिफ हमीद भट्टी साहब से, क्योंकि जो सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब के जो कत्ल का मामला है उस पर उनकी अपनी एहलिया समिया अरशद के नाकाबिल ज़मानत वारंट और उनके प्रोग्राम के प्रोड्यूसर के जारी हो गए। ये क्या मामला है? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जिन्हें से प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, सियासत पे बाद में बात करूंगी, पहले ज़रा मुझे बताइएगा कि अरशद शरीफ साहब का कत्ल होता है, अब तकरीबन 1 साल होने वाला है, मुकम्मल होने को है। कोई पेशरफ नहीं होती। जो कीनिया में भी जो इत्तलात मिली थी कि जो पुलिस एहलकार उसमें मुलविस थे, उनको भी नौकरी पे बहाल कर दिया गया। आज जो हुआ, जो कि सरकार की मदीयत में जो दर्ज की थी दरख्वास्त, उस पर उनकी अपनी मिसेस सुमैया अरशद और उनके अपने प्रोड्यूसर पे नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी का जारी होना, ये क्या मामला है सर? नादिया कहते हैं इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। निसार उस्मानी मेरे उस्ताद थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आज से 40 से 43 साल पहले डॉन के वो ब्यूरो चीफ लाहौर के थे। बदकिस्मती ये देखें, अरशद शरीफ से ज़्यादा मुहिब्बे वतन मैंने नहीं देखा। और मेरे भाई, उसकी बूढ़ी माँ व्हील चेयर पे सुप्रीम कोर्ट की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी, अल्लाह की इदारत के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के पास दाद फरियाद करती है, ये मेरे मुल्ज़मान हैं, खुदा के लिए इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए, खुदा के लिए इंसाफ किया जाए। वो मासूम बच्चे दरवाजे पे जाते हुए, उनकी वालदा के मुताबिक, मुझे उन्होंने कहा, अक्सर कहते हैं अबू सलाम अलैकुम। अनबिलीवेबल है कि भाई सिंपल है, अरशद शरीफ का केस कोई रॉकेट नहीं है। मेरा वो बहुत करीबी भाई था, उसके शहीद होने से एक दिन पहले 42 मिनट मेरी उससे बात हुई। वो जो वीडियो करना चाह रहा था वो उसने नहीं की, वो वीलॉग। गुजारिश है, 16 मुकदमत इसके इधर दर्ज हुए। फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट मुझसे मंगवा लें जज साहब, ये एडिशन सेशन मजिस्ट्रेट साहब हैं। भाई सिंपल बात है, उन जिन्होंने मुकदमे दर्ज किए सबको बुलाओ और मुद्दइयों को बुलाओ। उन्होंने कहा आपने कैसे उसकी सुनी? बलूचिस्तान के उन लाइन पे दिए मुकदमे जहां इंटरनेट ही नहीं चलता। उन्होंने कहा हमने वीलॉग सुना उसका। और भाई 16 मुकदमे दर्ज किए, पाकिस्तान की जगह तंग कर दी गई। पाकिस्तान छोड़ने से पहले 3 दिन पहले उसके घर रेड हुआ, उसके घर छापा मारा गया। इधर से दुबई गया, दुबई आरिफ हमीद भट्टी फोन कर रहा था, तो उसने कहा कि जनाब नीचे कोई बंदे आए हैं, मुझे कहते 48 घंटे के अंदर छोड़ दो। ओ भाई, कीनिया तो एक शूटर थे, पैसे दिए उसने बंदे मार दिए। पाकिस्तान में जिसने 16 मुकदमे दर्ज कराए हैं उनके मुद्दइयों को बुला लो, जिन्होंने पुलिस वालों ने पर्चे दिए उनसे पूछगिछ कर लो, 72 घंटे में कातल आ जाएंगे। अब मुझे बताए, इन्हें थोड़ी सी शर्म नहीं है कि भाई उसकी माँ को, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को पता है सुप्रीम कोर्ट में केस सवेरे समात है। इन्होंने खुद ही मुद्दई बन गए, खुद ही मुंसब बन गए, खुद ही वकील बन गए, खुद ही जज बन गए। और सिविल जज ने वो हमारी बहन कर रात को नाकाबिल वारंट गिरफ्तार निकाल दिया और उसे पता ही नहीं केस चल रहा है। कैन यू इमेजिन? ये कभी रूहे जमीन पे हुआ? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। क्या इस पे कमेंट किया जाए?
हसन अयूब साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, वापस आ जाती हूँ अपने टॉपिक्स पर। मैं जाना चाह रही थी ज़रा आरिफ हमीद भट्टी साहब की इस पर आए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की आईनी मुद्दत तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन इत्तलात यही है कि वो उसको कंटिन्यू करेंगे अनलेस अनटिल जो इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं वो फॉर्म हो, उसके बाद उनके नए सदर का इंतखाब हो। बट इलेक्शन की डेट देने का मामला, आपको पता है कि इस पर कोई पेशरफ्त होगी? आपको लगता है कि सदर अपनी बात पर कायम रहेंगे, या कुछ मुलाकातों के बाद सदर साहब बिल्कुल खामोश हो गए और ये खामोशी ही का तसलसल होगा आगे भी? जी बहुत शुक्रिया नादिया। पहले तो अरशद शरीफ साहब की जो आरिफ भट्टी साहब एक सेकंड, आरिफ भट्टी साहब एक सेकंड, मैं इनसे बात जी हसन अयूब साहब जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो सुमैया भाभी हैं उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करना इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है, और ये काबिल मुजम्मत है, और मैं इस बात को जो है वो इसकी मुजम्मत करता हूँ ऑन एयर। दूसरी बात आपको ये भी बताता चलूँ कि जो जिन मुकदमात का जिक्र कर रहे हैं ना आरिफ हमीद भट्टी साहब, उन मुकदमात में अरशद शरीफ साहब की जो प्रोटेक्टेड बेल थी पहले, क्योंकि वो तो आगे पीछे हुए थे, तो उनकी प्रोटेक्टेड बेल मैंने अप्लाई की थी, जिस पर उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे अतर मनीला साहब, ही वाज वेरी काइंड इनफ कि उनको रात को 7:30 बजे अदालत खोली थी और उनको जो हिफाजती जमानत दी थी पीर तक के लिए 2 दिन के लिए। तो फिर अरशद खुद पेश हो गए थे, तो उनकी जो जमानत है उसको एक्सटेंड कर दिया था। तो ये भी चीजें कुछ रिकॉर्ड के लिए। तीसरी बात मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि जो प्रेसिडेंट साहब है, प्रेसिडेंट साहब से मुतल्लिक जो मुझे अभी तक मालूमात है उसमें यह है कि अभी प्रेसिडेंट साहब का अपनी आनी मुद्दत तो खत्म हो गई है, अब एक केस जाएगा तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि क्या अपनी मुद्दत के बाद जब प्रेसिडेंट काम करता है तो क्या वो भी निगरान प्रेसिडेंट की तरह इख्तियारात होंगे, जब वो फुल फ्लैज उसके पास प्रेसिडेंट के इख्तियारात रहेंगे। अब ये क्वेश्चन है जो कि डिटरमिन होना है, और मुमकिन है, पहले तो इत्तलात ये मिल रही थी कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब उनका दिल नहीं लगेगा ईवान सदर में और वो रुखसत पे चले जाएंगे। शायद गालिबन जिस मुलाकात का आप हवाला दे रही हैं उसके बाद उनका शायद जो है वो जो ज़हन चेंज हुआ है और उन्होंने ईवान सदर में क़याम करने को मुनासिब समझा है। मुमकिन है ऐसी बात हो, लेकिन जो मेरी इत्तलात है प्रेसिडेंट साहब के खिलाफ एक पटिशन जा रही है नेक्स्ट वीक, मे बी नहीं 2 वीक के बाद वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से कहा जाएगा कि आप इसकी तशरीह करें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जब उसकी आईनी मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी, स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत जब वो काम कर रहा होगा, तो क्या वो निगरान प्रेसिडेंट होगा या फुल फ्लेज प्रेसिडेंट का इख्तियार उसके पास होगा। अच्छा जी, ये तो कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है आरिफ भट्टी साहब, मतलब अब सदर भी निगरान होंगे? नहीं नादिया साहब नहीं, देखिए कहता है कभी कभी दिल लगी दिल को लग जाती है ये बड़ा दिल लगी बड़ा मशकूक काम होता है। सदर एक आईनी ओहदा है, जैसे स्पीकर कौमी असम्बली तो खत्म हो गई है, राजा परवेज अशरफ हैं, पंजाब की हो गई है, सब्तैनहा है, जो आइन मैंने पढ़ा, हो सकता है आइन चेंज हो गया हो तो मुझे नहीं पता, ता वक्ता के इलेक्शन नहीं होते चारों असम्बलियों के, कौमी असम्बली के। सदर पाकिस्तान आईनी कानूनी तौर पर रहेंगे। अगर वो अपनी मर्जी से, या पिछले दिनों कोई खबरें आ रही थी कुछ मुलाकात हुई नहीं हुई, मेरी इतला है कि वो नहीं जा रहे, वो नहीं जाएंगे। इलेक्शन की डेट देंगे तो सदर ने डेट नहीं दी, तो इसके पीछे भी एक कहानी है, लेकिन हिस्ट्री कभी ना कभी अपना सच लिखेगी। अब क्या होता है मुझे नहीं पता। यकीनन पीडीएम ने अरशद शरीफ के घर 16 छापे, अरशद शरीफ के घर 16 रेड कराए, 1 2 3 4 5 भट्टी साहब आप ये कह रहे हैं कि सदर साहब को भी कोई वीडियो दिखाई गई है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं इस पे हिस्ट्री लिखेगी। वीडियो वाली बाजी तो खासी गर्म है माशाल्लाह, खुद उनके मियाँ ने कहा है कि मेरे पास हाउस फुल है, हालांकि वीडियो मेरे पास भी 3-4 है, लेकिन ये वीडियो का गंदा धंधा खेल सियासत जैसे काम में नहीं होना चाहिए। हमारा काम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, गंदा है। हसन अयूब साहब आपने बात करनी है। हसन अयूब साहब बिल्कुल आप बात कीजिएगा। हाँ कर ले सर। आखिरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखें कि सदर का जो ओहदा है ना वो गैर जानिबदार ओहदा होता है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है आरिफ अलवी साहब वो खुल के जानिबदार हो चुके हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। अब वो बेसिकली उनका इखलाकी तौर पर क्या उनको रहना चाहिए? अगर आईनी तौर पर तो उनको बिल्कुल ये आईन में इखलाकियात की तो बात छोड़ दें, निगरान या ऐसा बेसिकली लुक आफ्टर के लिए वो प्रेसिडेंट रहेंगे आइंदा जो है इलेक्शन, आइंदा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के और उसके इंतखाब के तक। लेकिन बात ये अच्छा चले इखलाकियात पे याद आया हसन अयूब साहब, बिल्कुल ठीक है, इखलाकियात पे याद आया, वो नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे जो 2-4 हफ्ते के लिए गए थे।
कब आ रहे हैं? वो तो आपके तहायात का क्या कहते हैं, कायदा मुस्लिम लीग नून के। तो ये तो मुझे अखलाकियात पे याद आया ना कि वो 4 हफ्ते के लिए गए थे सर। मुझे अखलाकियात की आप बात कर रहे थे तो मुझे याद आया कि वो भी 4 हफ्ते। देखिए उन्होंने भी बिल्कुल पॉलिटिकल डिसीजन ली है, वो बिल्कुल पाकिस्तान नहीं आए और उनके सियासी एतबार से बहुत अच्छा डिसीजन है। सियासी ओहदा या सियासी मनसब एक अलग चीज है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हेड ऑफ स्टेट होता है, उसने गैर जानिबदार होना होता है। जज ने गैर जानिबदार साथ के मुकदमे से अलहदगी इख्तियार करनी होती है। ओके, मुझे लास्ट कमेंट ले लेते हैं, टाइम ओवर हो रहा है। भट्टी साहब जी, भट्टी साहब टाइम ओवर हो रहा है, लास्ट कमेंट कर दे। अच्छा राबिया, सिर्फ एक तो यकीनन सब अदारों को गैर जानिबदार होना चाहिए। वजीर आजम भी एक मुल्क का होता है, किसी एक पार्टी का नहीं होता, उम्मीदवार होता है जमात का। हाँ, रफीक तारड़ बहुत ज्यादा वो गैर जानिबदार थे, अनबिलीवेबल। रफीक तारड़, ममनू हुसैन, ओए अल्लाह माफ करे, एक इख्तियारी मुजरम, 3 दफा वजीर आजम रहने वाला इख्तियारी मुजरम, लंदन बैठा है 4 साल से, उससे अखलाकियात की तो आप कर रही हैं। अनबिलीवेबल है। आप तो मुझसे बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब, उमर एहसन साहब, बहुत आप लोगों का शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, जरा मालूम करते हैं क्योंकि हमारे जो कुछ बॉर्डर्स हैं उन पर सूरत हाल कशीदा है। तूरखम बॉर्डर सील्ड है, उसके अलावा जो चित्राल का बॉर्डर है और चित्राल में भी इसका सूरत हाल कुछ कशीदा है। असल मामला क्या है, हमारे 4 जवानों की वहाँ पर शहादत हो चुकी है, 12 दहशतगर्द भी मारे गए हैं, इस पर भी ज़रा तफसील जानेंगे। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में जानेंगे कि सिंध में सिस्टम के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां हैं, ये सिस्टम आखिर है क्या। ब्रेक लेती हूँ, वापस जनरल प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और सीनियर जर्नलिस्ट है फ़खर काकखेल, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम फ़खर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अच्छा, जो इत्तलात हमें मिल रही हैं कि तूरखम बॉर्डर इसका सील है, जो टेंशन है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान उस बॉर्डर पे, लेकिन उसके साथ साथ चित्राल का मामला जहाँ पर भी तालिबान के हवाले से इत्तलात है कि वो वहाँ पर मौजूद हैं, चेक पोस्ट पे उन्होंने हमले किए हैं, 4 जवान हमारे वहाँ पर शहीद हुए हैं, 12 दहशतगर्दों को मारा गया है। चित्राल में फ़खर काकखेल साहब, जहाँ तक मुझे याद है और पढ़ा है कि 2018 में भी ऐसा हुआ था, लेकिन उस वक्त जो थी वहाँ के जो लोग थे, अवाम थी, वो निशाना थे, लेकिन आज चेक निशाना लगाए जा रहे हैं या टारगेट है। मामला क्या है KPK के? देखिए जी, बिल्कुल चतराल जैसे कि आपने भी जिक्र किया, लेकिन इशू है चतराल के साथ मुल्क का वो अफगान सूबे, यानी जो मैं जिक्र कर रहा हूँ अफगान सूबा कुनड़, नूरिस्तान और बदख्शान का, जिसमें रिवायती तौर पर काबुल में जिसकी भी हुकूमत रही है, चाहे रूस की आमद के बाद, रूसी पुष्पनाही पर के बाद जो वहाँ की लीडरशिप वक्तन फवक्तन मोहम्मद तरके, हफीजुल अमीन, यहाँ तक के डॉक्टर नजीब तक, तो ये वो इलाके थे नूरिस्तान और कुनड़ के जहाँ पर हुकूमती रेट कमजोर थी। इसके बाद जब अमरीकी इत्तेहादी अफवाज आए, उसके बाद भी हमने देखा एक जो बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी 2009 में कामदेश में, जिसमें खुद अमरीकी अफवाज को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि ऐसे अनासिर बशमूल पाकिस्तानी तालिबान के कुनड़ में और नूरिस्तान में मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के लिए मसला बन रहे हैं, और न सिर्फ पाकिस्तान के लिए भी बल्कि चित्राल की अगर आप जोग्राफियाई साख देखें, चित्राल के उस पार, जैसा कि मैंने जिक्र किया, बदख्शान, नूरिस्तान के अलावा आगे चलकर बदख्शान और बदख्शान की सरहदें मिलती हैं फिर जो पाकिस्तान का बदख्शान है उसके साथ, और वाखान कॉरिडोर जिसके साथ चाइना की सरहदें मिलती हैं, दूसरी तरफ चित्राल की सरहद मिलती है गिलगित के साथ। तो जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से चित्राल बहुत अहम है खैबर पख्तूनख्वा का। और यहाँ पर भी गुज़िश्ता दिनों जब पाकिस्तानी तालिबान, क्योंकि इससे कबल नादिया हम रिपोर्ट कर रहे थे कि किस तरीके से साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, जो साउथ के इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जिसमें बनू, लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान, टांग, ये इलाके शामिल हैं, वहां पर इनकी इंटेंसिटी ज्यादा थी। लेकिन अब की बार तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो क़यादत है इस कलदम तहरीक की, मुफ्ती नूर वली महसूद, उसको हमने वीडियो पर देखा कि वो किस तरीके से अफगान सूबा नूरिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वायरलेस के जरिए अपने जंगजुओं की हिमायत कर रहे हैं और उनको उकसा रहे हैं कि वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करें। क्यों सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करें? इसकी बुनियादी वजह है कि ये पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। जाहिरी बात है इनको क्रॉस करके ही वो आबादियों तक जाएंगे
जो उनके निशाने पर हैं, खुसूसन यहाँ पर जो हजारों साल की तहजीब रखने वाली कैलाश जो वैली है, बम्बुरत, ये वो इलाका है जहाँ पर इन्होंने इंक्लूजन की कोशिश की, जहाँ पर वो लोग मुकीम हैं और उनकी नस्ल को मादूम होती हुई नस्लों में शुमार किया जाता है, जिसकी कई रीजंस हैं। इसके अलावा इस इलाके में जो इस्माइली मकतबा फिक्र के बाशिंदे हैं वो ज्यादा तादाद में हैं। वो भी टीटीपी के जो अनासिर है या जो इंतहा पसंद टीटीपी के अलावा जो इंतहा दाइश की अगर आप मिसाल दे दें, वो उनके निशाने पर हैं। और गिलगित की सूरत हाल गुज़िश्ता कुछ महीनों से हम देख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो साउथ के साथ साथ अब जो चतराल जो इंतहाई पुरअमन टूरिस्ट स्पॉट था, वो भी ऐसे लगता है कि अस्करियत पसंदी की लपेट पे है। लेकिन अब इस वक्त आज की जो अपडेट है वो ये है, हमें बताया गया जराए ने कि हमारी फोर्सेस जो हेलीकॉप्टर कुछ ऐसे एरियाज हैं जो अनएक्सेसिबल हैं, वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए बमबारी की गई है, लेकिन वहां पर मौजूद अस्करियत पसंदों की जारी नुकसान का अभी तक कंफर्मेशन नहीं की जा रही। लोकल आबादी कह रही है कि उन्होंने फायरिंग की आवाज सुनी है। जी, यानी ये बात तो वाज़ेह हो गया कि एक दफा फिर अफगानिस्तान की जमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें मज़ाक़ाखेज़ बात अगर इसको हम कहें वो ये कि अफगान तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद मुसलसल इन चीज़ों की तरदीद कर रहे हैं। हालांकि खुद जो टीटीपी के ग्रुप्स हैं, टीटीपी के रहनुमा हैं जो वहां पर मौजूद है, वहां से उनकी वीडियोज आ रही हैं। फिर हम इस वीडियो में जो चित्राल के हवाले से हमारे पास मौजूद है उसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से दर्जनों जो मिलिटेंट्स हैं पाकिस्तानी, वो बाकायदा वायर काट के, जो बार्ब वायर्स हैं हमारे सरहदों के ऊपर जो लगाई गई है, उसको काट के वो अंदर दाखिल हो रहे हैं। अब ऐसे में इतने खुले जो सबूत है, जाहिर बात है हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी डिमार्च पेश किया उनको, अफगान जो एम्बेसी है। इसके बाद अब देखते हैं कि किस हद तक वो इन सबूतों को मानते हैं। लेकिन आदि अगर ना मानने की बात जब आ जाती है, अगर वो नहीं मानते तो फिर क्या बात है। लेकिन बहरहाल हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, अफगान सफीर को बुला के जरा मुझे तूरखम की सूरत हाल से भी बता दें, क्योंकि इतलात ये है कि दर्जनों सैकड़ों ट्रक्स जो हैं वो दोनों तरफ में खड़े हुए जो तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होते थे, वो बॉर्डर भी सीध है। उसका क्या सूरत है, क्या उसकी अपडेट्स है, क्या वजूहात है? देखिए, इसकी बुनियादी ये जो तुरखम का गेट है या चमन के ऊपर, ये इसके ऊपर सबसे ज्यादा हमदरख्त होती है। अगर हम ये कहें कि रोजाना हजारों की तादाद में अफगान बाशिंदे इन दो क्रॉसिंग पॉइंट पर बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आते हैं तो बेजान नहीं होगा। गुज़िश्ता दिनों एक चेक पोस्ट के ऊपर अफगान तालिबान ने रिटेलिएट किया और हमारी जानिब से उनको कहा गया था कि भाई आप ये जो SOPs है बॉर्डर के, ये आप उसको फॉलो करें। नादिया, इसमें अहम बात यह है कि इस वक्त बॉर्डर के ऊपर जो अफगान तालिबान एहलकार जिसको हम कह सकते हैं वो मौजूद है, वो ट्रेंड नहीं है, वो तो जंगजू गोरीले थे जिनको अब बॉर्डर पे ला खड़ा किया है। क्योंकि बॉर्डर पेट्रोलिंग, बॉर्डर पुलिस, मिलिट्री जिस तरह रियासतों की होती है वो उस तरह की नहीं है। उनकी कैपेसिटी उतनी नहीं है कि किस तरीके से बॉर्डर को मेंटेन किया जाता है, कम्युनिकेशन किस तरह होती है, प्लेग मीटिंग में किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे में इस वक्त जो बॉर्डर बंद होने की वजह से खुसूसन जो मरीज हैं, अफगानिस्तान से ज्यादातर मरीज आते हैं, जख्मी आते हैं जो वहां पर फंस चुके हैं अफगान सूबा निगरहार में इन बॉर्डर सिचुएशन की वजह से। बहुत शुक्रिया फखर का खेल इस तफसीलात से मिलने का। और सूरत हाल डेफिनेटली कशीदा है, लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो उन्होंने जारों के नजराने भी पेश किए हैं और उससे निमट भी रही हैं। मुख्तसर सा ब्रेक से आप साथ हैं। फ़हीम सिद्दीकी कराची से हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, और उनसे ज़रा पूछेंगे कि कराची में जो सिस्टम के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बड़ा सुन रहे हैं, ये सिस्टम आखिर है क्या? जनाज़े प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी गूंज है इस बात की कि सिंध में कोई बड़ा, बिलखुसूस कराची में एक ऑपरेशन क्लीन अप होने जा रहा है, सिस्टम के खिलाफ ऑपरेशन होने जा रहा है, और इसने बहुत सारे लोगों की रातों की नींदें भी उड़ाई भी हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको लेकर परेशान भी हैं
और कुछ से कुछ बयानात भी दे रहे हैं। हुकूमतें भी शायद पिछली घबराई भी हैं। निगरान हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं और सारा जो है, अभी मैं पढ़ रही थी कि CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अगस्त के महीने में 8000 जो स्ट्रीट क्राइम्स हुए वो वाक़यात वो ये है वो जो रजिस्टर हुए, अनरजिस्टर्ड तो पता नहीं कितने होंगे। मेरे साथ फ़हीम सिद्दीकी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम साहब, जरा पहले तो मुझे ये समझाएं, आप कराची में रहते हैं, सिस्टम के खिलाफ कार्रवाइयां, सिस्टम के खिलाफ ऑपरेशन, ये सिस्टम क्या है? देखिए, जिस तरह से नामालूम अफराद होते हैं ना, ऐसे ही ये एक नामालूम सिस्टम है और इस सिस्टम के तमाम इससे जुड़े लोग हैं। हाँ, वो जरूर नामालूम है, मालूम होते हुए भी। अच्छा, ये सिस्टम वो है जो बेसिकली पेपर्स में कहीं भी नहीं है, लेकिन इस सिस्टम में बाकायदा ट्रांसफर पोस्टिंग्स भी होती हैं और इस सिस्टम के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं हुकूमती अपराध से जुड़े भी जरूर होते हैं। और ये सिस्टम पैरेलल एक हुकूमत के काम करता है। आप कोई भी डिपार्टमेंट उठाकर देख लीजिए, सिंध का खास तौर पे, उसके एक पैरेलल जो है आपको एक सिस्टम चलता हुआ नजर आएगा। उसी को बेसिकली सिस्टम का नाम दिया गया है। ये सिस्टम करता क्या है? ये सिस्टम ये करता है बेसिकली कि जितने भी सरकारी महकमों से मुताल्लिक मामलात हैं, उन मामलात में अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग भी यही करता है और फिर उस ट्रांसफर पोस्टिंग के नतीजे में जो भी काम कराना होते हैं, चाहे वो जमीनों के ट्रांसफर से मुताल्लिक हो, जमीनों पर कब्जों से मुताल्लिक हो, चाहे वो लैंड ग्रैबिंग से मुताल्लिक हो, चाहे वो जो है दीगर करप्शन के केसेस हो, फाइलें इधर से उधर करनी हो, ये सारे मामलात जो हैं वो बाकायदा सिस्टम के कहने पर किए जाते हैं। हकीकत तो यह है कि जनाब जो हमारी सिंध गवर्नमेंट जो अभी गई है वो पिछले 15 साल से इख्तिदार में थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो ऐसे किसी भी सिस्टम की मौजूदगी से इनकार करती है। लेकिन ये सब जानते हैं कि बाकायदा एक सिस्टम मौजूद है और इसके खिलाफ वक्तन फवक्तन रिपोर्ट्स भी बनती रही हैं, इदारे रिपोर्ट्स बनाते रहे हैं। और उन रिपोर्ट्स के बनने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि जो पाकिस्तान कराची की जो ताजिर बिरादरी थी उसने मुस्तकिल बुनियादों पर इसके खिलाफ शिकायत की। जो कराची के जो बिल्डर्स हैं उन्होंने मुस्तकिल बुनियादों पर इसके खिलाफ शिकायत की कि आप हमें इनसे तो बचाते नहीं हैं, आप इनके रहमो करम पे हमें आपने छोड़ रखा है। फिर आप कहते हैं कि कराची को जो है वो कारोबार में अपना हिस्सा डालना चाहिए, कराची में सरमायाकारी होनी चाहिए, कराची का जो मईशत में हिस्सा है वो बढ़ना चाहिए। हम कैसे बढ़ाएं ये हिस्सा जब हमें एक बहुत बड़ा हिस्सा तो सिस्टम को देना पड़ता है। तो ये एक मालूम सिस्टम होता है। तो ये हालिया जो मुलाकात हुई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, ओके, ये जो हालिया मुलाकात हुई थी आप उसका जिक्र कर रहे हैं, हवाला दे रहे हैं? नहीं, मैं अभी की बात नहीं कर रहा। मैंने आपसे कहा कि माजी में भी इदारे रिपोर्ट्स बनाते रहे हैं और माजी में भी ऐसी रिपोर्ट बनती रही है, माजी में भी ये शिकायत होती रही। अच्छा, मुझे बताएं इनके एक चीज तो ये हो गई, ज़ाहिर है हुकूमती सरपरस्ती के बगैर तो ये सिस्टम चल नहीं सकता, आपने भी इसका जिक्र किया। उसके बाद इस सब सिस्टम से जो रेवेन्यू आता है, जो भत्ता होता है, जो पैसा आता है, जो रकम आती है, वो कहां कहां बढ़ती है, उसके शेयर्स कहां कहां जाते हैं? नीचे से ऊपर तक। एक जुमले में तो मैं आपको ये बता देता हूं, वो तमाम लोग जो सिस्टम से जुड़े हुए हैं, वो तमाम लोग जो हैं हिस्सा पहुंचाते हैं हर जगह से, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट हो, चाहे वो KDA हो, KMC हो, वाटर बोर्ड हो, चाहे वो पुलिस का डिपार्टमेंट हो। हर जगह जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती है और उसके नतीजे में जो भी पैसा जनरेट होता है वो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत तक जा रहा होता है। इसमें कोई वो नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा जो कोई अनहोनी बात कर रहा हूं। ये रिपोर्ट्स हैं जो बनी है, जो इदारों की रिपोर्ट्स हैं, उनमें लिखा गया है और इसकी बुनियाद पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये बताया गया था। उनको ये अंदाजा भी है, जिसके ऊपर जो इस वक्त आपको बाप बेटे में एक बाज़ाहिर कश्मकश नजर आ रही है, लेकिन वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। उनको ये बताया गया था कि आपके लोगों के खिलाफ हम एक्शन का इरादा रखते हैं, क्योंकि हमसे ताजिर बिरादरी ने बहुत ज्यादा आपकी शिकायत की हैं। तो वही जो माजी में एक होता रहा है कि सियासी जमातें जो अपनी लिस्टें दे देती हैं और कहती हैं कि जी ये लोग हैं हमारी पार्टी में जो गलत काम करते हैं, आप बेशक इनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस दफा भी यही हुआ है, लिस्टें दी गई हैं बाकायदा तौर पर, और इस दफा आगे भी यही होगा, डाले गए हैं। ओके, अच्छा एक चीज और सॉरी फ़हीम, एक चीज और, ये जो कच्चे का इलाका है जिसमें डाकू है, देखिए सिस्टम बगैर हुकूमती सरपरस्ती की, बगैर आला क़यादत, सियासी क़यादत की सरपरस्ती की नहीं चल सकता, खुद आपने भी जिक्र किया। इसी तरह से जो कच्चे का इलाका है जहाँ पे डाकू का राज है, वहाँ पे अगवा बराए तावान, ये सारी चीजें होती हैं।
2009-2010 से तो मैं सुन रही हूँ कि कच्चे में ऑपरेशन होगा, डाकू का खात्मा होगा। ये भी सियासी सरपरस्ती इनको भी हासिल है, पुष्टपनाही हुकूमती हासिल है, यहाँ पे क्यों कामयाबियां नहीं मिलती? देखिए, कच्चे के इलाके में आपने खुद एक सवाल जो किया है उसी का उसका वही जवाब है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अगर आपसे जान मोहम्मद मेहर जो सहाफी हैं जिनका सक्खर में मर्डर हुआ, उनके केस के ऊपर अगर मैं बात कर लूं, उनके मुल्जिमान जाकर किसकी जमीन पर बैठे हुए हैं ये देख लिया जाए। रिकॉर्ड में मौजूद है कि वो जमीन किस शख्स के नाम है। वो जमीन एक सियासी शख्सियत के नाम है जिनका ताल्लुक सक्खर से है, जो पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा भी हैं। तो फिर अभी आप रानीपुर का मामला जो था, रानीपुर क्या खुर्शीशा साहब की बात कर रहे हैं? क्या खुर्शीशा साहब की बात कर रहे हैं? आपने नाम ले दिया, ऐसे ही है, बिल्कुल रिकॉर्ड पे है। कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा। जी हाँ, बिल्कुल। ओके। अब फिर हम अगर उसकी बात कर लें, अभी जो रानीपुर वाला मामला हुआ है, रानीपुर वाले मामले के बाद आपने नहीं देखा कि किस तरह से डाकुओं की जानिब से वीडियोस रिलीज हुई। उन्होंने कहा कि रानीपुर के पीर जो है वो हमारे पीर हैं और हम जो है उन सहाफियों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने जो है अगर उनके खिलाफ रिपोर्टिंग का सिलसिला जारी रखा। तो सियासी बुनियादों पर हमेशा यही होता रहा है, कच्चे से लोग आते हैं और जाके वारदातें करते हैं, बाकी वहीं जाकर पनाह ले लेते हैं। क्या माजी में कुछ अरसे पहले आपको नहीं याद कि जो सिंध के अहम सरदार हैं उनके खिलाफ बाकायदा केसेस बनते रहे हैं और उनके ऊपर बाकायदा उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं बाद सरदारों की, और बस इसी बात पे बाद में बाहर आए कि उन्होंने बाद में पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। अच्छा, अब मैं आखिर में आपसे, मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, ये बताएं कि अभी जो हालिया जो अज़्म का इजहार किया जा रहा है, जो फैसले किए जा रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो रही है, नए अफसरान लगाए जा रहे हैं, इस दफ़ा आपको उम्मीद है और सीरियसनेस नज़र आ रही है कि ये इन क्रिमिनल्स का या इन क्राइम्स को कुछ ना कुछ काबू, मैं ये नहीं कहती सफाया, लेकिन कदरे काबू कर लेंगे? नादिया किस जन्नत में रह रहे हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ इस वक्त अगर आप पीपल्स जो निगरान गवर्नमेंट है इसकी बात उठाकर देख लीजिए, इस निगरान गवर्नमेंट में भी जो वुज़रा लगे हुए हैं वो सारे वो हैं जिनका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। तो हम ये कैसे यकीन कर लें कि जो लोग अभी इस निगरान गवर्नमेंट में जो अफसरान लगाए जाएंगे वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ कुछ कर लेंगे? नहीं। देखिए, जो इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस नौयत की गुफ्तगू वो कर रहे थे आज सुबह तक, बल्कि आज भी उन्होंने की है, वो बिल्कुल वाज़ेह है कि उन्हें खड़ा किया गया है सामने, और फ्रंट पे जो है वो मुफाहमत के जो किंग खुद को कहलाते हैं वो जो है पीछे से जो है एक नई लाइन लेकर चल रहे हैं। ये दोनों तरफ विकेटों के खेला जा रहा है। आप बेफिक्र रहे, कुछ नहीं होना, कोई सिस्टम के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन वही हमारी जो होम मिनिस्टर हैं ब्रिगेडियर हारिस साहब, उनसे जब बात हुई थी, प्रोग्राम में हमने उनसे बात की थी, उन्होंने तो हमें बड़ी यकीन दहानियां कराई हैं कि जी हम ये भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, हम अच्छे कॉम्पिटेंट अफसरान को भी लगा रहे हैं। नादिया एक काम करें, ब्रिगेडियर हारिस साहब के पिछले जब से वो आए हैं 16 अगस्त से 17 अगस्त जब से भी वो आए हैं, उस वक्त से लेकर आप उनके आज तक के बयान उठा लें, उन्होंने किस दिन नहीं कहा कि हम कच्चे में ऑपरेशन करेंगे। जब हमसे मिले थे, हम बतौर साहब जान मोहम्मद मेहर के मामले पर जब उनसे जाकर मिले थे, वहां पे भी उन्होंने कहा था हमें उन्होंने 16 दिन दिए थे, वो 16 दिन भी खत्म हो गए। जो जान मोहम्मद मेहर के कातिलों को हम गिरफ्तार करके आपको रिपोर्ट देंगे, वो भी खत्म हो, वो पीरियड भी खत्म हो चुका है। उन्होंने उनकी एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, लास्ट सैटरडे से उन्होंने कहना शुरू किया था कि जी आज लिस्टें तैयार हो गई हैं, बस अब अफसरान के तबादले हो जाएंगे, आज डीआईजी और एसएसपी के तबादले हो जाएंगे। पूरे 5 दिन लगे थे उनके इस बात को कहने के बाद जो है वो जाके जो है जब ट्रांसफर पोस्टिंग पुलिस के महकमे में हुई। तो देखें, हाथ में किसी के भी कुछ नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो कहीं और से हो रहा है। पीपल्स पार्टी उनसे डील करने की कोशिश कर रही है, कुछ इतलात ये हैं कि डील कामयाब भी हुई है, तभी जो है वापसी भी हुई है, तो उसी की बुनियाद पर जो है वो जो लोग दुबई में जाकर बैठे हुए थे वो वापस भी आए हैं, और होना कुछ भी नहीं है। लोग इसी तरह से परेशान रहेंगे, लोग इसी तरह से कच्चा, जो आप कराची में एक इलाका होता था लियारी, अब आपने पूरा लियारी जो है वो कच्चे में शिफ्ट कर दिया एक तरह से। इस वक्त पूरे सिंध के लिए एक लियारी जो है वो कच्चे का इलाका है, पहले कराची के लिए एक लियारी होता था। तो सिचुएशन किसी भी तरह से हौसला अफजा नहीं करार दी जा सकती, और यही बात जो मैं कहता हूं, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी कही थी कि पीपल्स पार्टी या मौजूदा साबिका सिंध हुकूमत है, उसके लोग मौजूदा निगरान हुकूमत में भी मौजूद हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फ़हीम। उम्मीद कर रहे थे कि शायद कोई हमें हौसला अफजा खबर मिलेगी, और बड़े देरीना एक मुतालबा था कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का खात्मा होना चाहिए, लैंड ग्रैबर्स का इंक्रोचमेंट वहाँ पर है, मतलब यू जस्ट नेम इट, कौन सा क्राइम है जो वहाँ पर नहीं हो रहा, सिंध में नहीं हो रहा। लेकिन एक उम्मीद थी कि शायद जिस किस्म के बयान आ रहे हैं उसमें कुछ हो, लेकिन फ़हीम सिद्दीकी साहब ने हमारी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अल्लाह करे कि वक्त फ़हीम सिद्दीकी को गलत साबित कर दे। प्रोग्राम से नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।